गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हम 16 अप्रैल का करंट अफेयर को कवर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है गाइस। तो आज है 16 अप्रैल और आज का द हिंदू एनालिसिस हम फटाफट करते हैं, खासकर प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो भी है सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखिए गाइस। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला एडिटोरियल यही आया था कि स्टेट सीट्स विल राइज 50% आफ्टर द डिलिमिटेशन सेंटर। तो ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए, एसएससी वाले लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि डिलिमिटेशन थ्रू आउट पूरे साल रहा है न्यूज़ में, तो हमें इसको थोड़ा सा प्रीलिम्स एस्पेक्ट से पढ़ना होगा। अब डिलिमिटेशन होता क्या है? ये एक तरीके की एक्सरसाइज है जो कि टाइम टू टाइम करवाई जाती है आफ्टर एवरी सेंसस, जिससे कि जो भी एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो प्रॉपर उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके विद रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बस एक एक्सरसाइज है जो कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए करवाई जाती है। और अभी तक, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा, जैसे हाँ यही आया हुआ है। मैं न्यूज़ इसके बाद कवर करता हूँ, पहले डिलिमिटेशन पे थोड़ा सा बातचीत हो जाए। ठीक है, अब प्रीलिम्स एस्पेक्ट में क्या है कि जैसे कि डिलिमिटेशन, हाँ डिलिमिटेशन होता क्या है। तो जैसे कि मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और यूट्यूब लेक्चर आप लोग देखो। डिलिमिटेशन होता क्या है सिंपल लेमन लैंग्वेज में? रीड्रॉ रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब कि हर एक स्टेट की, और फिर उसके और भी जब जाओगे तो हर एक, बेसिकली हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की विद रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन ये बाउंड्रीज को घटाया बढ़ाया जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये करता कौन है? ये करता है डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल आता है के अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 82। ठीक है, तो पार्लियामेंट इनेक्ट करता है डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस। अभी तक कितने बार हुआ है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो अभी तक सिर्फ 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन का बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। 1952, 1963, 73, 2002। अगर सिंपल किसी को याद ना हो रहा हो तो ऐसे याद कर लेना, जैसे 1952, फिर 10 साल बाद 62 में, फिर 72 में, फिर उसके बाद सीधे सीधे 2002 में हुआ। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ बीच में क्या हुआ कि बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट वो हुआ था, क्या बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि सरकार ने सब कुछ बदल के रख दिया था सारी चीज़ों पे, और काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल भी कर दिया था पार्लियामेंट में। काफ़ी चीज़ें जुडिशरी के हाथ से भी निकल गई थी उसके बाद। तो जैसे कि उसी टाइम फ्रीज कर दिया गया था काफ़ी टाइम के लिए, सन 2002 तक के लिए, सन 2000 तक के लिए फ्रीज किया गया था। तो इसलिए फिर उसके बाद 2002 में जाकर के डिलिमिटेशन दोबारा से हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वही फ्रीज कर दिया गया आने वाले 20 साल के लिए, और फिर कोविड आ गया 22 के बाद। तो इसलिए इसको कोविड के चलते अभी 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है। अब सेंसस होना है और उसके बाद फिर से बाउंड्रीज को एडजस्ट की जाएंगी विद रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। किस स्टेट में कितना बढ़ा, किस स्टेट में कितना घटा, उसके अकॉर्डिंग सीट्स फिक्स की जाएंगी एमपीज के लिए बेसिकली। ठीक है, चलो अभी बात आ जाती है, हाँ साथ के साथ आर्टिकल 170 आर्टिकल क्या है? ये स्टेट असेंबलीज के लिए हो जाता है। आर्टिकल 82 पार्लियामेंट के लिए और 170 ये हो जाता है स्टेट असेंबलीज के लिए। चलो तो हम थोड़ा सा न्यूज़ भी एक बार मैं बता देता हूँ क्या है। जी हाँ, अभी क्या हुआ कि ये न्यूज़ आया हुआ है कि ऑल स्टेट सीट विल राइज बाई 50% आफ्टर डिलिमिटेशन। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, सेंटर का कहना है। ठीक है, तो यही है, ऑल स्टेट विल हैव देयर नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इंक्रीज बाई हाफ आफ्टर डिलिमिटेशन। मतलब बेसिकली अभी 543 जो सीट्स हैं वो बढ़ करके 850 हो जाएंगी, इसी पे बातचीत हुआ है। अब दिक्कत क्या आ रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 131 जो लेकर के आई है। अब दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट एक साथ इन तीनों को प्रस्तुत कर रही है। वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसी के साथ डिलिमिटेशन को लिंक कर रही है, और इसी के साथ एक और डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ जो कि
इफेक्टिव रहेगा दिल्ली, पौंडीचेरी और बाकी यूटीज के लिए, इन तीनों को एक साथ देख रही है, एक साथ इसलिए पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। अब अपोजिशन का कहना क्या है कि भाई आपको अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना है, चलो वुमेन्स के लिए अगर कुछ करना ही चाहते हो और इस चीज़ को आप तो आप उसको सेपरेटली लेकर के आओ, उसको डिलिमिटेशन के साथ लिंक करोगे तो आपको पता है डिलिमिटेशन कितना 1972 के बाद सीधा सीधा सन 2002 में हुआ, क्योंकि आपको पता है डिलिमिटेशन में कितनी दिक्कतें आती हैं। डिलिमिटेशन तभी होता है जब सेंसस हो पाता है, सेंसस के अंदर कास्ट सेंसस भी होता है। अब वो चीज़ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जल्दी से स्टेप ले नहीं पाती है, यहाँ भैया कास्ट हो जाएगा सेंसस, उसके बाद रिजर्वेशन का मुद्दा उठ जाएगा। तो इसीलिए अपोजिशन कह रहा था कि अगर आपको लाना है आप वुमेन रिजर्वेशन बिल सेपरेटली लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको डिलिमिटेशन से लिंक मत करो कि बाई चांस डिलिमिटेशन नहीं हो पाता अभी 5-10 साल तो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी डिले हो जाएगा 5-10 साल के लिए, इसलिए सेपरेटली लाओ। इसीलिए अभी क्या हुआ कि बाद में अपोजिशन ने एक साथ वोट आउट कर दिया और डिफीट कर दिया वुमेन रिजर्वेशन बिल को, जो कलेक्टिवली तीनों बिल पेश किए गए थे उनको। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटा यही सब बातचीत है। सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार यही चीज़ बता रही है, जो जैसे अमित शाह जी ने बताया कि पार्टी रिप्रेजेंटेटिव सभी को कि स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा वुड इंक्रीज बाई 50% टू बी विच वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस स्टेट इन देयर एग्जिस्टिंग proportions. That is 50% increase in number of Lok Sabha seats in from each individual. मतलब सीटें बेसिकली बढ़ेंगी लोकसभा सीट्स की, यही वो बता रहे हैं। लेकिन मुद्दा वही है कि चीज़ों को सेपरेटली लग करके आओ तो वर्कआउट हो जाएगा। अब इशू क्या है, डिलिमिटेशन से क्यों लोग अपोजिशन क्यों अपोज कर रहा है? इसलिए अपोज कर रहा है क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन एक बार बन गया और उसने जो भी ऑर्डर दे दिया, अपनी फाइंडिंग में जो कुछ भी वो बता देगा, एक बार लिख दिया रिपोर्ट में, तो उस चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। इवन जुडिशरी उस चीज़ पे चैलेंज नहीं कर सकती, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप कहीं पे भी नहीं जा सकते उनके डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ कि आप भाई साहब ये चीज़ हो गया है, और तो डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर कांट बी चैलेंज इन कोर्ट। मेजर मुद्दा ये है, तो कहीं ना कहीं आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते इस चीज़ का, इसलिए ये इशू बना हुआ है पॉलिटिकल। बाकी हम आते हैं अपना जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव और एसएससी के लिए है, पॉलिटिकल व्यूज़ अलग है। ठीक है, चलिए, तो अगला न्यूज़ यही है, छत्तीसगढ़ नॉट फॉर सेटिंग अप द पैनल टू प्रिपेयर यूसीसी। अब यूसीसी को मोटा मोटा एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। यूसीसी आता है डीपीएसपी के अंदर अंडर आर्टिकल 44। ठीक है, मैं लिखते भी जा रहा हूँ, ये आप लोग ले लेना पीडीएफ एक बार। ठीक है, अंडर 44 आता है, डीपीएसपी में आता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो ये लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, ये चीज़ आ जाता है। अब यूसीसी का एम क्या है? The aim is to simplify laws, promote religious and gender equality. ये पर्पस है, ऐसा कहना है जस्टिस रंजना देसाई जो हेड कर रही है कमेटी को, ये यूसीसी ड्राफ्ट की। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि अभी कौन से जो 3 स्टेट हैं, जैसे छत्तीसगढ़ वुड बी द थर्ड स्टेट, तो इससे पहले कौन से 2 स्टेट हैं? आप लोग कमेंट करके बताओ कि अभी तक इससे पहले कौन से 2 स्टेट हैं जहाँ पे यूसीसी लागू हो गया है। चलो मैं फर्स्ट बता देता हूँ आपको, उत्तराखंड फर्स्ट था, सेकंड उसके बाद चलो बता ही देता हूँ, गुजरात था। आप लोग कमेंट करके बताओ फिर भी। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सीएम है, गुजरात में कौन सीएम है और क्या सिनेरियो है, इसको बताओ। ये नोट कर लेना, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट। ठीक है, उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट टू इनेक्ट यूसीसी। ठीक है, सिम धामी जी हैं वहाँ के। चलो, तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो मैंने बता दिया, आर्टिकल 44 है। ये सिंपल कुछ नहीं है, कॉमन सेट ऑफ रूल्स हैं, सिविल लॉज हैं जो कि गवर्न करते हैं मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये यूसीसी क्या करता है, ये रिप्लेस कर देता है रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज को। अभी तक पर्सनल लॉज जो है हिंदू कोड, हिंदू बिल और ये मुस्लिम पर्सनल लॉज, इनसे गवर्न होते थे बेसिकली मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस के इश्यूज। लेकिन अब यूसीसी करेगा तो कॉमन लॉज हो जाएंगे सभी के लिए। अब दिक्कत क्या है यूसीसी के साथ? दिक्कत ये है कि कई सारे जो ये शेड्यूल 5 और 6 में जो आते हैं, क्या जो बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट आते हैं, तो वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो
ट्राइबल काउंसिल वहाँ पे गवर्न करती है चीज़ों को, लॉज उनके ट्राइबल लॉज को। अब यूसीसी अगर लगाओगे तो वहाँ पे ट्राइबल्स का राइट्स का इशू आ जाता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है ये तो सारा। और दूसरा चीज़ की रिलीजियस पार्टीज़ को प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं चीज़ें। तो ये ख़त्म करते हैं हम यहीं पे, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि, जी हाँ, अगला इशू, अगला है टॉपिक, हाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर करना है गाइस। ये है ईरान सेज, जी हाँ, ये ईरान सेज सीज फायर इज एट रिस्क, थ्रेटन टू क्लोज रेड सी ट्रैफिक। तो बेसिकली टॉपिक है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। इससे हमें बस पढ़ना यही है रेड सी के बारे में, और थोड़ा सा इसको रेड स्टेट ऑफ हॉर्मूज थ्रू आउट द 2-3 महीने से न्यूज़ में है, एग्जाम में आ सकता है। आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई मैप में मैं लगा दूंगा, या फिर प्रैक्टिस इसकी सेपरेट मैप की हो जाएगी अलग से। रेड सी को बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज करती हैं, इसका एक ट्रिक है CD नाम से, SSEEDY, ठीक है। सूडान, सऊदी अरेबिया, और उसके बाद E फॉर आर्ट्रिया, E फॉर इजिप्ट, और D फॉर डिजिबाउटी और यमन, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें बहुत लोग इथोपिया को मार्क कर देते हैं E से, पर वो बॉर्डर नहीं करता है रेड सी को, क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्री है और बॉर्डर नहीं करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मैंने लिख दिया है, आप लोग इस चीज़ को पढ़ लेना भाई, ठीक है। अब स्टेट, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे यूपीएससी एसएससी जो लोग भी कर रहे हैं, उनको स्टेट और स्टिमुलस में डिफरेंस नहीं पता होता। स्टेट वो होता है पानी, स्ट्रेट का मतलब पानी का, पाथवे जो पानी का, पानी बना हो, पतली नाली, अपना नाली नहीं, नदी कह सकते हो, या कुछ ऐसा वाटरवे कह सकते हो। बेसिकली स्ट्रेट मतलब पानी से रिलेट कर लेना, जिससे याद रहेगा लाइफ टाइम। इट इज़ अ नैरो वाटरवे, जो कि जो कनेक्ट करता है दो बड़े वाटर बॉडीज को, दो सी को हो सकता है, दो बड़े रिजर्वर्स को हो सकता है, बड़ी चीज़ों को, ठीक है। तो स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप देख लेना ना, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मूज, और उसके साथ साथ बाबल मंडेप स्टेट, ये न्यूज़ में काफ़ी रहा है, रेड सी से जुड़ा हुआ है। अब इसको पहले कवर करा देते हैं। बाबल मंडप स्टेट क्या किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, तो ये करता है रेड सी को, और दूसरे एंड पे करता है अरेबियन सी को, बीच में क्या होते हुए जाता है, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है बाबल मंडप स्टेट कनेक्ट विच टू वाटर बॉडीज, तो एक रेड सी आ जाएगा, दूसरा अरेबियन सी, ठीक है। अब ये कहाँ पर है मैप में, जैसे आप लोग देख पा रहे होगे, ये है रेड सी का एरिया, एक तरफ सऊदी है, दूसरे तरफ, अब इस रेड सी के अराउंड कंट्रीज भी देख लो आप, एक इजिप्ट पड़ जाता है, सऊदी अरेबिया हो गया, फिर हो गया CD में ही सूडान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, आर्ट्रिया, ठीक है। इथोपिया ये देख लो, ये लैंडलॉक कंट्री है पूरा, तो इसको नहीं करना है हमें, ठीक। चलिए, फिर एक तरफ आ जाता है यमन आ जाता है, और डिजिबॉर्टी, ये कनेक्टेड है, ये देखो, ठीक है। चलो, ये कवर हो गया है। अभी इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, यार क्या हो रहा है, जी हाँ, ठीक है। अगला आ जाता है एडिटोरियल डिस्कशन है। अब देखो, ये प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोग प्रीलिम्स आ रहा है वो लोग इस चीज़ को ना देखें। मैं सिंपल वे में किसी दिन अच्छे से एडिटोरियल डिस्कशन लेकर के आ जाऊंगा कि क्यों एडिटोरियल पढ़ना है। जो लोग नए प्रिपरेशन कर रहे हो 27-28 के लिए, वो लोग देख सकते हैं इसको। अब इस चीज़ की ज़रूरत यही है कि यार देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है ना, कि आपका खुद का पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। अभी कई सारे लोग लाइब्रेरी आते हैं, कई सारे जो इन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, अब हम लोग तो 3-4 साल से कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उस चीज़ को आगे कन्वे कर दें। हमें सीनियर्स ने बताया था, हम आपको बता देते हैं। भाई देखो, होता क्या है, आप जब कभी डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे, या कभी मान लो मीन्स लिखना पड़ रहा है GS2 GS3, तो आप जो है ना, जो भी रील स्क्रॉल करके देखते रहते हो, यूट्यूब से देखते हो ये सब चीज़ें, तो आप काउंटर आर्गूमेंट कर दोगे, कुछ भी बता दोगे कि ये है वो है। फिर लोग पूछेंगे आपका सोर्स क्या है। आपने ये फैक्ट बताया, चलो आपने कोई बात रखी, अब उसको बैक करोगे फैक्ट के साथ कि ऐसा होता है, तो भाई लोग पूछेंगे सोर्स क्या है। अब पता चला आप वीडियोस देख करके, आप किसी और की, जो भी ध्रुव राठी और ये सब लोगों की देख करके आप बताओगे कि यहाँ से मैंने देखा है, और
इसलिए ऐसा होता है। तो लोग आपको बहुत बुरा कहेंगे, कहेंगे कि यार देखो ध्रुव राठी या जो भी है, बाकी लोग तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तुम यार उन्हीं की आइडियोलॉजी, तुम उन्हीं के थॉट्स को कॉपी कर रहे हो, मतलब यार तुम कॉपी कैट बन रहे हो ध्रुव राठी और देशभक्त और इन सब लोगों का। तो आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं डेवलप कर पाओगे गाइस। दुनिया में वो तो ऑलरेडी एक एग्जिट कर रहा है ना बंदा, अब उसका कॉपी कैट करके क्या फायदा। मेन मुद्दा इसीलिए न्यूज़पेपर है, अपना न्यूज़पेपर पढ़ो, अपना दिमाग लगाओ, और भाई तब जाके अपने थॉट्स को डेवलप कर पाओगे किसी भी चीज़ का, चाहे वो सही हो गलत हो वो अलग बात है, पर तुम्हारा खुद का पर्सपेक्टिव होगा, तुम्हारा खुद का नज़रिया। ठीक है, चलिए तो इसे देखते हैं भाई। वुमेन रिजर्वेशन एंड डिलिमिटेशन शुड बी डिलिंक्ड, मतलब शुड नॉट बी लिंक्ड। ये एडिटोरियल आया है, इसको किसने लिखा है? बृंदा कैरत, सी इज अ सीनियर लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इनका एडिटोरियल आया द हिंदू में। ये कह रही है कि वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन को अलग अलग रखो, लिंक मत करो। महिलाओं के लिए ऑलरेडी 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के, अभी तक रिजर्वेशन और अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई महिलाएं। अब आप इस चीज़ को वो मत करो, मिस अंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करो। सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहना है उनका। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो क्या है, पार्लियामेंट इज शेड्यूल टू डिस्कस टू फार रीचिंग बिल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। वो ठीक है, अब देखो कौन कौन सी बिल हैं। ठीक है, द बिल्स आर कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल which seek to raise the number of seats in parliament to 850 seats with 1/3 reservation for women after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose। अब दिक्कत यहीं से स्टार्ट है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको लिंक कर रही है डिलिमिटेशन के साथ, और ऐसा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इससे बेहतर हो जाएगा, बेहतर तरीके से 850 सीटों पे वुमेन रिजर्वेशन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। अपोजिशन का कहना है कि डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, सेंसस के बाद इसका रिजल्ट आता है और बहुत लंबा खिंच जाता है, कभी कभी 20-20 साल डिलिमिटेशन नहीं हो पाता। सेंसस होता है, फिर कास्ट सेंसस, और बहुत लंबा। तो मान लो 20 साल लगेगा डिलिमिटेशन होने में, 10 साल लगेगा, तो क्या महिलाओं को आरक्षण 10-20 साल तक और ना दिया जाए? अपोजिशन का ये कहना है, ये मेरा कहना नहीं है भाई, ये एडिटोरियल कह रहा है ऐसा। ठीक है, तो द लिमिटेशन बिल 2026 which set up the delimitation commission to redraw the boundaries of existing seats on the basis of latest census figure published on the date of constitution of commission which is 2011 सेंसस। ठीक है, तो यही सब बातें ये कह रही हैं, सीपीआई पार्टी की हैं, तो उन्होंने यही सब बोला है कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है अपोजिशन को कि रबर स्टैम्प, इस चीज़ को पढ़ना लक्ष्मीकांत ने दिया है। रबर स्टैम्प को मतलब क्या होता है? रबर स्टैम्प का मतलब होता है कि आप मूव बने रहो, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है आप उसको हाँ में हाँ करते रहो, कि प्लीज़ बस अपोज मत करो। ठीक है, यही चीज़ होता है रबर स्टैम्प। लक्ष्मीकांत में पढ़ना मज़ा आएगा। चलो आगे इस चीज़ को करते हैं हम। वो यही चीज़ को वो कह रही हैं कि नारी शक्ति वंदनम अधिनियम, जो बेसिकली वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसी का हिंदी में नाम है 131st अमेंडमेंट जो तहत जो है, उसको ये कह रही हैं कि इसको लिंक मत करो डिलिमिटेशन और सेंसस के साथ, क्योंकि इससे डिले हो जाएगा ये, और कुछ नहीं होगा। और अगर आपको वाकई में आपको करना है तो आप, जैसे अगर आपको महिलाओं को आरक्षण देना है, आप सिंपल वुमेन रिजर्वेशन बिल लाओ, उसमें क्यों ये सब लिंक कर रहे हो, डिलिमिटेशन, सेंसस और सारी चीज़ों को एक साथ। आप आज वुमेन रिजर्वेशन बिल लाओ, आज आधे घंटे के अंदर सब लोग साइन कर देंगे। आज ही स्पेशल मेजोरिटी के साथ 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 543 में कितना 2/3 उसका होता है? 350 होता है, 352। आज की आज सब लोग साइन कर देंगे, कल से वुमेन रिजर्वेशन कर दो 1/3 इसमें। लेकिन बाकी चीज़ों को क्यों जोड़ रहे हो कि नहीं भाई वो होगा तब महिलाओं का आरक्षण होगा? दिक्कत वहीं पे आ रही है सारी। ये एडिटोरियल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। ठीक है, चलो तो आगे यही है, देखो इनका यही कहना है, इन द नेम ऑफ वुमेन रिजर्वेशन द गवर्नमेंट, देखो इन द नेम ऑफ वुमेन रिजर्वेशन द गवर्नमेंट वांट टू अचीव 3 एम। फर्स्ट, it want to scrap the principle of delimitation based on present population criteria by using the outdated 2011 census as a base। ठीक है, secondly, by using the 2011 census it wants to take the pressure off the urgency
for the caste census. And finally, it want women reservation to be implemented only as a part of delimitation exercise, whose aim is to redraw boundaries of seat to suit the ruling regime. ठीक है, तो इनका यही कहना है कि 10 वुमेन रिजर्वेशन इज वंस अगेन बीन हेल्ड हॉस्टेज टू द फुलफिलमेंट ऑफ अदर एजेंडा। तो ये इनका यही कहना है मोर और लेस, इस पूरे एडिटोरियल में मैंने पढ़ लिया, आपको बता दे रहा हूँ। ये कह रही है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को सेपरेटली लेकर के आओ, सेम डे पास हो जाएगा। आप उसको 2011 सेंसस से मत जोड़ो, आप उसको डिलिमिटेशन से मत जोड़ो, यही कह रही हैं। ठीक है, और एक चीज उन्होंने और मेंशन किया कि वुमेन रिजर्वेशन इज अ स्टैंड अलोन स्टेप विच रिक्वायर्ड अ स्टैंड अलोन अटेंशन। और इस चीज को कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने इस एडिटोरियल में मेंशन है कि 2010 में कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को एडॉप्ट किया था, राज्यसभा में लेकर के आए थे और सपोर्ट किया था। उस समय के बीजेपी, खासकर उस समय बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था, क्योंकि उस समय किसी चीज से और लिंक नहीं था। इवन अपोजिशन में मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल है, अपोजिशन में सुषमा स्वराज थी, उन्होंने उस समय कॉन्ग्रेचुलेशन भी दिया था जाकर के, अपोजिशन में जबकि वो थी, पर इस चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि कम से कम चलो महिलाओं के लिए ये अच्छा स्टेप है, चलो मेरी पार्टी नहीं सपोर्ट कर रही है बट ये महिलाओं के लिए आने वाले टाइम में अच्छा स्टेप हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों यही सब मसला था, और ये ख़त्म करते हैं हम जल्दी से। तो नारी शक्ति वंदनम अधिनियम अगर आता है तो ये 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का। अब इसके बाद जो वुमेन रिजर्वेशन के लिए उसी ने मेंशन किया था उसी में कि 33% सीट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर नेक्स्ट सेंसस फॉलोड बाय डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, तब जा करके गवर्नमेंट कह रही है कि वुमेन रिजर्वेशन दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये अगला एडिटोरियल है कि व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा का साइज बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझते हैं। बैकग्राउंड क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट बिल प्रपोज द फॉलोइंग, लिमिट ऑन द साइज ऑफ लोकसभा विल बी इंक्रीज फ्रॉम 550 टू 850। ठीक है, पहली चीज, नंबर ऑफ सीट्स फॉर ईच स्टेट इन द लोकसभा विल बी बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। हाँ, पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा सीट्स होंगी। ठीक है, द पॉपुलेशन विल बी बेस्ड ऑन सच सेंसस नॉट नेसेसरीली द लेटेस्ट। ये चीज है, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर होगा तो 2011 वाले सेंसस के हिसाब से ही सीट फिक्स होंगी। ठीक है, अब बिल ऑल्सो क्लैरिफाई द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट फॉर वुमेन इफेक्टिव आफ्टर अ डिलिमिटेशन, और 15 साल के लिए रिजर्वेशन रहेगा अभी स्टार्टिंग में वुमेन्स का। ठीक है, तीसरा बिल क्या है, द बिल एक्सटेंड दीज प्रोविजन टू 3 यूटीज विद लेजिस्लेचर। उन तीनों यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली, JNK एंड पांडुचेरी, यहाँ तीनों पे भी इस बिल को इनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यही है इस चीज़ में, और कुछ भी नहीं है। बाकी ये 1-2 टर्म है, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, ये चीज़ सेपरेट पॉलिटी में आप पढ़ सकते हो लक्ष्मीकांत में, या फिर सेपरेट पॉलिटी लेक्चर्स। सब्सक्राइब करो चैनल को, और इसी पे कमेंट करोगे तो मैं लेकर के आ जाऊँगा, लक्ष्मीकांत खत्म करा दूंगा 10 दिन के अंदर, पूरी लक्ष्मीकांत अच्छे से, लाइफ टाइम याद रहेगी फिर। ठीक है, आप लोग कमेंट कर देना, जिसे भी लक्ष्मीकांत पढ़ना है, याद ना होता हो, समझ में ना आता हो कि लक्ष्मीकांत में क्या लिखा है, क्या कैसे कवर करें उसको हफ्ते भर में प्रीलिम से पहले, कमेंट करो, वीडियो आ जाएगा। लेकिन जब तक कमेंट नहीं करोगे आप लोग, पता ही नहीं चलेगा लाना है कि नहीं लाना, क्योंकि फिर तो एनर्जी और वो टाइम का वेस्टेज है। ठीक है, तो कमेंट कर दो, अगर लक्ष्मीकांत किसी को भी कवर करना है पॉलिटी के लिए, लेक्चर आ जाएगा 7 दिन में, कंप्लीट पॉलिटी कवर प्रीलिम्स के लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 10-12 आते हैं सारे सही होंगे। ठीक है, चलो अब डिलिमिटेशन प्रीलिम्स एस्पेक्ट में क्या है, मेंस में मैंने ये सब लिख दिया है कि डिलिमिटेशन अंडर आर्टिकल 82 आता है, ये सारी चीज़ें करेंटली फ्रोज कर रखा गया है 2026 तक। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग बताना, जॉइंट सीटिंग का आर्टिकल कौन सा होता है। 108 होता है, मैंने बता दिया। अब 109 आपको कमेंट करके बताना है कि 109 आर्टिकल किस चीज़ का है। 110 का तो मनी बिल का है, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, मेंस में आंसर राइटिंग हम लोग कराएंगे प्रीलिम्स के बाद। अभी टॉपिक यही सारे आ जाएंगे कि फेडरल बैलेंस बिगड़ रहा है, चेंज हो रहा है, हायर पॉपुलेशन तो हायर सीट कैसे, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा पावर्स, इनके ऊपर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे
GS2 मीन्स अगला यही है, प्लेसिंग प्लेसिंग वुमेन एट द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी मेंस का ही है GS2, अभी कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एज अ रिफॉर्म इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो क्या लिखोगे इसमें? ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप लोग पढ़ सकते हो, मैंने मेंशन कर दिया है। अब क्यों जरूरी है वुमेन रिजर्वेशन? इसके पीछे रीजन कई सारे हैं, जैसे ये आर्टिकल मैंने पढ़ लिया है, आपको ब्रीफली एक लाइन में बता देता हूँ। अभी रिसेंट में जो भी इलेक्शंस हुए हैं पिछले 2-3 साल में, उनमें ये पाया गया कि कई सारे स्टेट में 50% वोटर्स जो वोटर्स थे, वो क्या बोलते हैं, वोटिंग रिजल्ट में पाया जाता है ना, बाद में पता चलता है कि कितने परसेंट मेंस वोट कर रहे हैं, कितने परसेंट महिलाएं वोट कर रही हैं। तो कई सारे स्टेट में ऐसा हुआ है कि वुमेन का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा आया है, 60%, इवन 58%। तो इससे ये पता चलता है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के, वुमेन्स बढ़ चढ़ करके भागीदारी ले रही हैं लोग डेमोक्रेसी के अंदर। अगर वो इतना परसेंट वोटिंग परसेंटेज है, पुरुषों से ज़्यादा भी, पुरुषों का 40-45% आ रहा है, महिलाओं का 60%, तो उसका मतलब उनको भी लीडरशिप पोजीशन मिलना चाहिए, उनको भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर वो 60% लोग वोट कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? आदमियों के लिए क्यों वोट करें? उनको भी लीड करने वाला कोई होना चाहिए, एमपीज होने चाहिए वुमेन्स के। तो इसीलिए इस चीज़ की रिजर्वेशन की ज़रूरत है। इस आर्टिकल में यही राइटर कह रहा है। डिटेल में मेंस के लिए अलग से कराया जाएगा, ठीक है। अभी हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर रहे हैं, तो आगे आते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो मुद्दा था मैंने बता ही दिया, 33% फॉर रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। यही ये बिल है 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो ये लेकर के आया जा रहा है, ये इसीलिए है। ये कब अप्लाई होगा? आफ्टर सेंसस और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जब हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, इसको मैंने फिर से बता दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कौन से 2 गल्फ हैं जिन्हें कनेक्ट करता है? तो पहला है पर्शियन गल्फ, और दूसरा उसी के नीचे ओमान का गल्फ है। ये दोनों कंट्रीज याद रखना कि पर्शिया और ओमान जो भी है, ठीक है। चलो, अब MCQ हम थोड़ा सा लगाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिलिमिटेशन इन इंडिया। पहला ऑप्शन है इट इज कैरिड आउट आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। इट इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन, और पार्लियामेंट हैज नो रोल इन डिलिमिटेशन, ठीक है। अब क्या क्या विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ये पूछा है। तो देखो, इसमें थर्ड तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। इसमें और दूसरा इट इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन, ये भी जो है ये तो खैर सही होगा, राइट है। इट इज कैरिड आउट आफ्टर एवरी सेंसस, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें वही आंसर है, ये इट इज डन बाय इलेक्शन कमीशन, ये भी गाइस नहीं होगा, क्योंकि ये सेपरेट होता है, तो इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए ही होगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए, इसको हम आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, हाँ, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, तो पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को। ये क्या बोलते हैं यार, क्या हो रहा है यार, हाँ, द मैक्सिमम साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्या होता है? 15% ऑफ लोकसभा है। अब ये चीज़ आप लोग बता देना कि कौन से अमेंडमेंट से हुआ है, ठीक है। हिंट दे देता हूँ, 2003 में हुआ था अमेंडमेंट, ये आप लोग बता देना यहाँ पे कि कौन सा अमेंडमेंट से ये हुआ है कि मैक्सिमम साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% हो गई लोकसभा की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज गवर्न बाई विच आर्टिकल। तो ये तो 110 मनी बिल होता है, ठीक है। 112 जो है बजट होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। 108 ही है आंसर इसका। 105 आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। चलो, अब अगला आ जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ये मैंने बता ही दिया कि पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ इसे कनेक्ट करता है, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और आ जाता है कि इससे 20% ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल वो ट्रेड होता है इससे, ठीक है। यही सब आर्टिकल में दिया हुआ है। ये स्टेट इज जस्ट 21 नॉटिकल माइल्स होता है, और 1 नॉटिकल माइल्स बराबर कितना होता है, या कितने डिस्टेंस होता है, ये आप भी बता देना। ये चीज़ है। और इससे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अबाउट 21 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल, रफली 1/5, मतलब 20% ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन पास थ्रू ईच डे, ठीक है। क्रूड ऑयल पास होता है
लार्ज अमाउंट ऑफ LNG पास होता है from Qatar and UAE also move through this route. और nearly 80% of energy flows goes to Asia, making countries such as India, China, Japan dependent on this route. ठीक है, तो एशिया का तो 80% डिपेंडेंसी इसी पे है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन, इसीलिए चीज़ें महंगी हो गई हैं सारी। ठीक है, और ये एक तरीके से बहुत क्रिटिकल फिर तो चोक पॉइंट हो जाता है। तो यही सब है। इसके बाद स्टेट ऑफ मलक्का, बाबल मंडेब स्ट्रेट, सुएज कनाल और पनामा कनाल, इनके ऊपर भी पढ़ना है। अब जैसे ये हो गया स्टेट ऑफ मलक्का, रन्स बिटवीन मलाय पेनिनसुला एंड इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुमात्रा, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको कर लेना गाइस अच्छे से। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने बता ही दिया है यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज क्या कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ ओमान को, और फिर अरेबियन सी में जा करके गिर जाता है। ठीक है, ऊपर है ईरान, नीचे है ओमान, यूएई। कितनी इसकी वो है, विड्थ है 21 नॉटिकल माइल्स, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 20 से 21 मिलियन बैरल ऑयल, 20% ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन इसी से ट्रैवल होता है। ये हो गया। मेजर LNG रूट होता है स्पेशली फ्रॉम कटार। ठीक है, एशिया डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया रिलाई हैवली ऑन दिस, 80% ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये हो गया सारा। अब उसके बाद ये सारे जो स्ट्रेट हैं, या ये जो सारा समुद्री ट्रेड है, सी ट्रेड है, ये कैसे गवर्न होता है, तो ये होता है भाई यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ये बॉडी है जो गवर्न करती है ट्रांजिट, पैसेज और ये सारे शिप वगैरह कोस्टल ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है, चलो एक मिनट भाई, बता आगे करते हैं। चलिए गाइज आगे करते हैं। अब जैसे कि ये आ गया, ये देख लेना। हाँ जी, आज का सेशन ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन के न्यूज़ एनालिसिस में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।